हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम CS शर्मा है। मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं और कोटा में पिछले 20 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जेईई एडवांस्ड 2023 के सेकेंड पेपर के पहले 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये मैं जो 5 क्वेश्चंस मैंने भी सॉल्व किए उनमें मैंने देखा कि ये स्कोरिंग वाले थे, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 16 और 17 नंबर का, वो दोनों क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, चिमनी वाले। आई होप आपको चिमनी वाला क्वेश्चन याद होगा। हमारी टीम लगी हुई है, मैं खुद उसको काफी देर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही है बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है और उसके बावजूद जो है वो फ्लूइड यानी कि एयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। देखते हैं, अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्लेम करेंगे उसको बोनस। लेकिन फिलहाल हम उन 5 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और जो बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का है और अपन देख सकते हैं इसमें एक डाइपोल के लीनियर मोमेंटम के डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में बात की जा रही है। तो यू हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस Q एंड माइनस Q। देखो, पहले जो आपका डाइपोल था वो इस तरह से था और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना था वो यहां पे था 45 डिग्री पे, ठीक है। और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था 4। सो इनिशियल डाइपोल मोमेंट वाज Q मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट्स। क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है इसलिए मैं यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर रहा। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल व्हिच इज V नॉट, देन इट विल बी K मल्टीप्लाई बाय P इनिशियल डिवाइडेड बाय Kp cos थीटा व्हिच इज 1/√2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आई एम श्योर आपको ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा। पोटेंशियल एट एनी R, थीटा is given by this formula Kp cos theta divided by R square, where theta is 45 degree. So in this situation, potential becomes V naught, which is Kp initial into 1/√2 divided by R square. Now dipole is rotated like this. तो मैं दूसरे वाले पेज पे जाता हूं। जब आप इस डाइपोल को रोटेट करते हो तो पहली बात तो आपने नेगेटिव चार्ज की पोजीशन यहां कर दी है 1, -2 पे और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन यहां कर दी है -1, 2 पे। और आपका पॉइंट वही है जहां पे आपको पोटेंशियल निकाला था 100, 100। सो टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो जो डिस्टेंस है यहां पर देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस R है, इसको मैंने R बोला है, ये डिस्टेंस सेम है। लेकिन नया जो डाइपोल मोमेंट है, न्यू डाइपोल मोमेंट फाइनल, इट इज Q टाइम्स 2D। ये वाले डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूं, ये भी D हो जाएगी। तो जो नया आपका डाइपोल मोमेंट होगा, दिस इज Q टाइम्स 2D। और अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर मान लीजिए मुझे cos थीटा sin थीटा की वैल्यूज की जरूरत पड़े, दिस एंगल इज थीटा, सो आई कैन राइट cos थीटा is equal to this distance which is 2 divided by D and sin theta this distance divided by D. This is my cos theta and this is my sin theta. अब जैसा कि अपन जानते हैं कि डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला Kp cos theta डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है, तो फाइनल जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी K टाइम्स P फाइनल इनटू cos थीटा। नाउ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 45 प्लस थीटा। बिकॉज पहले आपका डाइपोल ऐसे था, एंगल 45 था, अब आपका जो डाइपोल है मोड़ दिया गया है, टर्न कर दिया गया है। सो न्यू एंगल इज 45 प्लस थीटा divided by distance is same. So if you want to calculate V final divided by V initial, your answer will be P final divided by P initial. P final कैसे आया देखिए एक बार, जब इसको डिवाइड करेंगे इनिशियल पोटेंशियल से, दिस वाज माय इनिशियल पोटेंशियल व्हिच इज V नॉट, इसको मैं भी V नॉट लिख देता हूं। तो P फाइनल P इनिशियल आएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज सेम, बट वहां बच जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A cos B विल बी 1/√2 इनटू cos B। cos B मींस cos थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय D माइनस 1/√2 इंटू 1 डिवाइड बाई D। ओके, नया जो डाइपोल मोमेंट है आपका वो है Q इंटू 2D।
और जो पुराना डायपोल मोमेंट था आपका वो था Q मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब देखते हैं, देखें इससे क्या आंसर मैच करता है अपना, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। Q मल्टीप्लाई बाय 2D और Q मल्टीप्लाई बाय 4, Q से Q कैंसिल हो गया, यू विल गेट D डिवाइड बाय 2। एक काम करते हैं, सारे D से सारे D भी कैंसिल कर देते हैं। ओके, और एक थोड़ा सा वहां पे अपने को V नॉट, एक सेकेंड, हाँ V इनिशियल में देखो 1/√2 का फैक्टर भी था, तो V इनिशियल था KP इनिशियल इंटू 1/√2 बाय आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो काट दिया, लेकिन एक 1/√2 का फैक्टर और आएगा ऊपर, नीचे आएगा तो ऊपर जाके डिवाइड होके √2 बन जाएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, दिस इज माई V फाइनल एंड दिस इज माई V इनिशियल। जब मैंने V फाइनल को V इनिशियल से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, यहाँ बच गया cos 45 प्लस थीटा, और यहाँ नीचे बचने वाला है cos 45 जिसका 1/√2 ऊपर चला गया, √2 से सारे √2 कैंसिल होने वाले हैं। आप देखो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया, V फाइनल डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, दिस इज 1/2, सारे D कैंसिल हो गए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 - 1 विच इज 1। सो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब जो फाइनल वोल्टेज है वो इनिशियल वोल्टेज का आधा है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है, KP cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। एक बार वो 45 डिग्री है, ये वाला एंगल है, और अगली बार क्या हुआ, थोड़ा सा वो बढ़ गया, तो आपको बस वो जो थीटा इंक्रीज हुआ है ना उसको इनकॉर्पोरेट करना था, और थोड़ा सा ज्योमेट्री का ध्यान रखना था, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Coming to the next question, you are given Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of 3 derived quantities, namely the gravitation constant, Planck constant, and speed of light. And Young's modulus is given by this formula. Which of the following is the correct option? देखो बच्चों, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, और यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन जनरली आसान ही होते हैं। इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, यंग्स मॉडुलस जिसका डायमेंशन होता है प्रेशर का m1 L-1 T-2, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C। C जो है, C है कि G है, C प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ, ओके C भी है, दिस इज L1 T-1 टू द पावर अल्फा। ओके, प्लैंक कांस्टेंट कहां से लेके आएंगे, एनर्जी होती है hc/λ, ये होता है L डिवाइड बाय टाइम, ये होता है L, और एनर्जी होती है m1 L2 T-2। ओके, L से L तो कट जाएगा, और ये T इधर जाके इसको क्या बना देगा, ये T जो है उधर जाके T की पावर -1 बना देगा, सो इट बिकम्स m1 L2 T-1 टू द पावर बीटा। एंड फाइनली G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको अपन निकाल सकते हैं F इंटू लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय मास स्क्वायर से। F होता है m1 L1 T-2, so this is m1 L1 T-2 into L2, so it will be m1 L3 T-2 divided by m square to the power gamma। m1 L1 T-2 into L2, that becomes m1 L3 T-2 divided by m square। अब देखते हैं LHS में मास के ऊपर कितनी पावर है, एक RHS में मास के ऊपर कितनी पावर है, बीटा माइनस गामा। हमारा बहुत सारा काम यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि देखो एग्जाम में हमें स्मार्टली काम करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें बीटा माइनस गामा 1 आ रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये है जिसमें बीटा माइनस गामा 1 आ रहा है, एक ये है जिसमें बीटा माइनस गामा 1 आ रहा है, बाकी सब में आप देख सकते हैं बीटा माइनस गामा 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब या तो आंसर आपका जो है ए है या फिर बी है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं लेंथ की डायमेंशन मैच करते हैं, इससे हमारा काम यही खत्म हो जाएगा। ये हो गया -1, इधर लेंथ पे आ गया अल्फा, इधर लेंथ पे आ गया 2 बीटा, और इधर लेंथ पे आ गया 3 गामा। क्योंकि ये कंफर्म था
कि बीटा और गामा की वैल्यू -1 -2 ही हो सकती है। इसका मतलब बीटा की जगह -1 रखिए और गामा की जगह -2 रखिए। सॉल्व करेंगे तो आपका अल्फा का वैल्यू 7 आ जाएगा। अदरवाइज जो दूसरा तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि हम लोग एक थर्ड इक्वेशन बनाए जो कि टाइम की पावर से मिलेगी एंड वी सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। दैट इज अनदर वे वी कैन सॉल्व इट। बट देखो स्मार्टली काम करना है। जब आपको समझ में आ गया कि बीटा और गामा की वैल्यूज हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, शायद हो सकता है एग्जामिनर ने ये डेटा इसीलिए दिया हो ताकि बच्चे को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े और वो स्मार्टली काम करके चिमनी वाले क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी है जिससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो उसका। इट इज अल्फा y डॉट एक्स कैप प्लस 2 टाइम्स, और ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में रखूंगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स डॉट इंटू वाई कैप। वाई कैप इज एक्चुअली जे कैप। एक्स डॉट वाई डॉट क्या चीज है? वाई डॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है ना उसका मतलब होता है वाई वाली वेलोसिटी। आप देख सकते हो वाई वाली वेलोसिटी कितनी दे रखी है, अल्फा टाइम्स 2x। सो दिस इज अल्फा टाइम्स 2x। एक्स डॉट का मतलब होता है एक्स वाली वेलोसिटी, वो कितनी दे रखी है, अल्फा टाइम्स वाई। सो दिस इज अल्फा टाइम्स वाई। आप देखिए आपके पास यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। क्योंकि हमको तो फोर्स चाहिए था इसलिए इसको मास से और मल्टीप्लाई कर दें। तो आप जैसे इसको मास से मल्टीप्लाई करोगे आपको फोर्स मिल जाएगा एंड योर आंसर विल बी एप्पल। A for apple is the answer for this question and I will keep this question into easy category. Now coming to third question, you have an ideal gas in thermodynamic equilibrium. KTG का क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा साउंड का इस्तेमाल किया गया है। साउंड का खाली वेव का फॉर्मूला है। आप जानते हो साउंड वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। गामा जो होता है वो होता है f प्लस 2, f इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि इसमें n दिया हुआ है, डिवाइड बाय f इंटू आर टी डिवाइड बाय एम। आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय f इंटू आर टी डिवाइडेड बाय एम। इसका मतलब जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड कम होगी। तो एक चीज तो आप ही कह सकते हैं, हायर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लोअर द स्पीड। तो आप इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हटा सकते हो स्पीड के मामले में? हायर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लोअर द स्पीड, इसका मतलब एक तो ये करेक्ट हो सकता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने का चांस है। हायर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लोअर द स्पीड, नो। हायर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लोअर द स्पीड, नो। हायर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या तो हायर द स्पीड दे रखी, नो। आंसर वैसे ही चमक गया, इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है F डिवाइड बाई 2 इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल सेम दे रखे हैं, इसके अंदर 1 मोल दे रखा है। जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होती है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है। उस लिहाज से भी हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो सी होगा। केटीजी का क्वेश्चन फिर से एक स्कोरिंग क्वेश्चन, और बच्चों यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी रैंक को एकदम से बूस्ट करते हैं। 4 नंबर का मतलब 1000 रैंक हो सकती है अगर आप 8 से 9000 के बीच में हैं। हो सकता है 4 नंबर का मतलब 500 रैंक हो अगर आप 1000 से 3000 के बीच में हो। 4 नंबर आपकी रैंक को बहुत जबरदस्त बूस्ट कर सकते हैं और ये वो 4 नंबर है जो हर किसी को लूटने होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह सकते हो वे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्टिकल पाथ बोल सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पर आप वेव फ्रंट की थ्योरी का इस्तेमाल करते हो। So you are given a light wave which is incident normally on the glass slab of thickness T. As shown in the figure, the refractive index of the slab increases linearly from N1 to N2. As you are moving in upward direction, refractive index is increasing, so speed is decreasing. इसका मतलब जितना अपन ऊपर जाएंगे स्पीड कम होगी, ठीक है। N1 to N2 or the high touch. Which of the following statement is true about the light wave emerging out of the slab? तो समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर इस तरह से लाइट जा रही है और आप जानते हैं हाइगन प्रिंसिपल के अनुसार लाइट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइट की वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है। तो दिस
दिस काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स आर जनरेटेड हियर, और वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। वेव फ्रंट एक मीडियम में ट्रेवल करते हैं जहां पर स्पीड अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पल्स आती है इस तरह से, ये दोनों पल्स साथ आ रही है, इनका सोर्स सेम है, लेकिन होता क्या, ऊपर स्पीड जो है वो कम है, बिकॉज एज यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन y इज इंक्रीजिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ की पल्स यहीं पे रह जाएगी, ऊपर वाली पल्स यहाँ पहुंच जाएगी, जबकि ये वाली पल्स यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि नीचे स्पीड ज्यादा है। और फिर यहाँ पे आने के बाद ये लाइट ऐसे मुड़ती है और इस तरह से बाहर निकलती है, और आपसे पूछा जाता है कि डिविएशन कितना हुआ। इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बात की जाए तो ये नए वेव फ्रंट्स हैं, दीज आर न्यू वेव फ्रंट्स। वेव ऑप्टिक्स यानी लाइट की एक थ्योरी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑल इन सेम फेज। इसका मतलब जितना फेज का डिफरेंस यहां से यहां तक आएगा, उतना ही फेज का डिफरेंस यहां से यहां तक आएगा। हम लोगों को इस पॉइंट तक, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं, हम लोगों को यहां पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, उसका हिसाब देना है। और थोड़ा सा यहां पे, यहां तक का फेज दोनों का सेम था, यहां से यहां तक आने में जो फेज का डिफरेंस आएगा और यहां से यहां तक आने में जो फेज का डिफरेंस आएगा, दैट शुड बी सेम। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। इसका मतलब ये वेव फ्रंट है, नए वेव फ्रंट्स है, और ये आपकी वेव की डायरेक्शन है। आपको जानना है कि लाइट कितना मुड़ी, तो बताते हैं आपको कितना मुड़ी। क्या हम यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम लिख सकते हैं? यस। कैसे लिखेंगे? उस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c, उस जगह की स्पीड आएगी c डिवाइड बाय n2, उस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इस जगह का n1 है, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट होगी c डिवाइड बाय n2। तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम होगा दैट विल बी c डिवाइड बाय n2, सॉरी d डिवाइड बाय c डिवाइड बाय n2। d इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड स्पीड ऑफ लाइट विल बी c बाय n2 देयर। यहां से यहां तक आने में वही टाइम लगना चाहिए, बिकॉज फेज डिफरेंस होता है ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब जितना टाइम यहां से यहां तक लगा उतनी देर में ये वेव फ्रंट यहां से यूं करके, ये लाइट यहां से यूं करके यहां मुड़ना क्यों पड़ा उसको? क्योंकि उसको ज्यादा ट्रेवल करना है डिस्टेंस वाइज, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो कम है। तो ये पल्स जितनी देर में यहां तक पहुंची, ये पल्स उतनी देर में यहां तक पहुंच चुकी है, फिर ये पल्स निकल कर यहाँ पहुंचेगी और ये पल्स यहाँ होगी। यानी ये जो दो पल्स यहां से निकली है, ये दोनों पल्स यहां और यहां साथ पहुंचेंगी। तो इसका यहां से यहां तक जाने का टाइम और इसका यहां से यहां तक जाने का टाइम सेम होना चाहिए। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट, वेयर यू कैन से दैट फेज डिफरेंस विल बी सेम फॉर दिस वेव फ्रंट टिल दिस वेव फ्रंट। तो ऊपर से लिखिए, नीचे से लिखिए। नीचे से लिखते हैं, यहां से यहां तक का टाइम होगा d डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय n1, और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा दैट विल बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, दैट टाइम विल बी x डिवाइडेड बाय c। x वो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करिए एयर में। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये वेव फ्रंट यानी कि लाइट कितना डिवेट हुई। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज अगेन थीटा। तो आपका जो डिविएशन है दरअसल वो थीटा है। एंड इफ आई वांट टू नो tan थीटा, आई कैन फाइंड आउट tan थीटा व्हिच इज x डिवाइड बाय h। दिस गैप इज h, so my tan theta will be equal to x divided by h। x की वैल्यू आपके सामने है, इसको h से और डिवाइड कर दो तो देखिए आपका डिविएशन का जो आंसर मैच करता है, कौन सा आंसर मैच करता है? बॉम्बे। IIT Bombay should be your target. I am also a graduate from IIT Bombay. I entered in 1999 और उस साल भी वेव ऑप्टिक्स का शायद जहां तक मेरे को याद है एक क्वेश्चन आया था और मेरे से जहां तक याद है बना नहीं था। तो ये इसका आंसर आएगा बी, बॉम्बे आपका टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट जो IIT एडवांस देने वाले बच्चों का होता है दिल्ली, वो जाना चाहते हैं IIT दिल्ली। अगर टॉप 100 के बच्चों की बात की जाए तो उसमें से 70 से 80 बच्चे चाहते हैं
ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि आईआईटी बॉम्बे जाए और 60 बच्चों के आसपास ऐसे लकी बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलता है। उसके बाद जो सेकंड चॉइस आती है बच्चों, वो आती है दिल्ली। तो हम दिल्ली को कैसे भूल सकते हैं? इसके सेकंड ऑप्शन का जो करेक्ट, सेकंड वाला जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दिल्ली। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। n2 माइनस n1 क्लियर कट दिख रहा है, n1 n2 की वैल्यू कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, डिफरेंस शुड बी सेम। व्हाट अबाउट C? इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, गलत। इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एंगल दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये था पांचवा क्वेश्चन, विच वॉज वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, सॉल्व करने में मजा आया। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर मेरी टीम बहुत जल्दी आपके सामने आ रही है, एंड आई विल बी कमिंग विद कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। किस टॉपिक से कितने मार्क्स, किस वाले टॉपिक का कितना वेटेज, पेपर कौन सा क्वेश्चन इजी, कौन सा मॉडरेट, वो सब लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी वापस से आऊंगा। गुड लक।